Now we are starting with the previous year questions of NEET from this chapter, Biotechnology Principles and Processes. We have covered those two topics in our previous video, and in this video we'll be doing all the previous year questions that have come so far. Okay, so let's get started. The first question on our screen is plasmid PBR322 has PS1 restriction enzyme site within gene AMPR that confers ampicillin resistance. ठीक है? If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain. So what will happen? पहली चीज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कॉन्फर करने वाले जीन पे हमने लगाया है अपना डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो जिसकी जगह लगाया है वो उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा, यानी पहले वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट था, अब नहीं रहेगा। एंड व्हाट एल्स, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन करने वाला जीन लगाया है, तो मतलब अब ये बीटा गैलेक्टोसाइड का प्रोडक्शन करेगा। सो टू दीज टू थिंग्स विल बी देयर। So let's read our options. First says it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. It's correct, right? So first option is correct, and let's read the others also. The transformed cell will have the ability to resist to ampicillin as well as produce beta galactoside. We have seen that beta galactoside तो बनेगा, लेकिन ampicillin के लिए resistance नहीं आएगा. So this option goes wrong. Next we have it will lead to lysis of host cell. We haven't read anything like this. हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है. And it will the last option says it will be able to produce a novel protein with dual ability. हमने ऐसा भी नहीं पढ़ा। डुअल एबिलिटी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस भी देगा और बीटा गैलेक्टोसाइड का प्रोडक्शन भी करेगा। तो या फिर जो प्रोटीन बनेगा वो डबल फंक्शन शो करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। At the end our option is going to remain option number 1 A, जो कि करेक्ट है। Let's come to the second question, which says a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is. Within the DNA, it is asking कि वो कौन सा specific recognition sequence है जहां से जो हमारा endonuclease है वो कट करेगा। What we have read, the it's a direct question and the answer is palindromic nucleotide sequence. Palindromic जो repetitive sequence की हमने बात करी थी वही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेज। पहला है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या काम कर रहा है? सेपरेशन का काम कर रहा है क्या? नहीं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, यस। सो इट विल गो फर्स्ट का सेकंड। लेट्स राइट इट डाउन हियर। फर्स्ट का तो है सेकंड, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जहां पे हमने पढ़ा था वो क्या कर रहा था? डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने का काम कर रहा था। सो वी हैव ए का फर्स्ट, बी का सॉरी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। देन वी हैव पीसीआर। पीसीआर क्या कर रहा था? एम्प्लीफिकेशन का काम कर रहा था। सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड एट द एंड। क्या डी क्या है? एलाइजा। तो एलाइजा टेस्ट हम कराते हैं, दैट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। So A second, B first, and we'll be the option. A second, B first, C fourth, D third. So option number second. Option number second is the correct answer. Okay, let's move forward. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले ही बात हो गई कि पहला डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस, देखते ही ऑप्शन इन सेकंड। ये क्या कर रहा था? 6 बेस पेयर की साइट पे उसको कट कर रहा था। 6 बेस पेयर की साइड पे कट करने वाला इज ऑप्शन नंबर डी, हिंद सेकंड। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, पॉलीमरेज क्या काम कराता है? पॉलीमरेज काम कराएगा पॉलीमराइजेशन का, यानी एम्प्लीफिकेशन का। ब्रेक डाउन का काम नहीं करेगा। ब्रेक डाउन का काम कराता है
न्यूक्लियेजेस, जिसका नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नहीं, ये काम न्यूक्लियस का नहीं होता। एक्सोन्यूक्लियस में कट, हाँ कट कर रहा है, लेकिन एट स्पेसिफिक पोजीशंस, हाँ, विद इन द डीएनए, नो, आउटसाइड द डीएनए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन, ligases join the two DNA molecules, yes it's correct, so अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिगार्ड में ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड में पूछ रहा है। ठीक है, दे कट एट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पैलिंड्रोमिक साइट्स, करेक्ट, पैलिंड्रोमिक साइट्स यानी स्पेसिफिक साइट्स, वही तो कट करता है, करेक्ट है। देयर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड यूजिंग डीएनए लाइगेसेस, बात तो सही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, डीएनए लाइगेज के रिस्पेक्ट में, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लास्ट क्या कह रहा है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हाँ डीएनए की सीक्वेंस को पहले इंस्पेक्ट करेगा, वो कौन काम करता है वो देख के बताना। ठीक है, कि कौन सा टूल था विच इज इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, वी हैव रेड अबाउट इट, है ना। बट फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, नहीं ना, सेवेंथ क्वेश्चन नॉट लास्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड, सही बात है। सिलेक्टेबल मार्कर का काम यही तो था कि उसको अलग करना था ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिजम्स, नो। सिलेक्ट अ सूटेबल वेक्टर, नहीं, सूटेबल वेक्टर का चूज करना हमारा काम है। मार्क अ जीन ऑन क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नो। सो हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन वेक्टर PBR322 आर फॉर, ये क्वेश्चन हम जब PBR322 हमने देखा डायग्राम, तो उसमें हमने देखा कि दो ऐसे एंटीबायोटिक्स है जिनका रेजिस्टेंस PBR322 के पास नेचुरली है, वो है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, सो आंसर नंबर वुड बी फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शंस, फंक्शंस के साथ हमको इन्हें मैच करना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या था, कट करना, तो कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस, यू कैन सी दैट। फर्स्ट का हो गया थर्ड, देन वी हैव रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का हेमोन्यूक्लियोटाइड्स एट द एंड्स ऑफ द डीएनए, फोर्थ हो गया। डीएनए लाइगेज का क्या काम है, डीएनए लाइगेज का काम है टू जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स, एंड लास्ट यहाँ टैक पॉलीमरेज, जो कि प्राइमर्स को एक्सटेंड करने का काम कराता है हमारे एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस में, पीसीआर टेक्निक में। सो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहा है कि the following statement describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease, restriction endonuclease के बारे में क्वेश्चन है, identify the incorrect statement, incorrect पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं, the enzyme binds DNA at specific sites, हाँ, and cuts only one of the two strands, no, it cuts each strand, मतलब दोनों strands को काटता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हाँ हमने पढ़ा शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है उसी को कट करता है एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड, यस, हर स्ट्रैंड पे काटता है, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, the enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, हाँ, specific palindromic sequence nucleotide sequence पे ही तो कट कर रहा था जाके, उसका हर एंजाइम के लिए एक यूनिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है
The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA. Identified position मतलब वही हो गया पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि पहले से उसको पता होगा कि हाँ मेरे लिए ये यूनिक सीक्वेंस है। तो ऐसा करके अपने पास आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? Human lymphocyte में अब humans कौन सी कैटेगरी में आ गया अपने एनिमल्स की, और एनिमल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, एनिमल में हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर, क्योंकि रेट्रोवायरस में ऑलरेडी वो प्रॉपर्टीज होती है ह्यूमन सेल्स को, एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करने की, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको एज अ वेक्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ जीन whose expression helps to identify transformed cells is known as। ट्रांसफॉर्म सेल्स को हम कैसे पहचान रहे थे, किसकी मदद से पहचान रहे थे, ट्रांसफॉर्म सेल को हम पहचान रहे थे सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से। सिलेक्टेबल मार्कर का काम ही यही था, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को अलग अलग करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The DNA fragments separated on agarose gel can be visualized after staining। विजुअलाइज कैसे होगा, ठीक है, विजुअलाइज कैसे होगा वो हमने कौन सा जो स्टेन है वो यूज किया था, हमने यूज किया था इथीडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर चला जाता है। कलर कौन सा दे रहा था यूवी रेस की प्रेजेंस में, बताना मेरे को, ऑरेंज कलर। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का क्या फीचर नहीं है, फीचर नहीं है, नॉट बोला है। ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, हाँ हमने प्लाज्मिड जैसे पीबीआर 322 का देखा था, तो उसके प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा था, सर्कुलर था। ट्रांसफरेबल, हाँ ये प्रॉपर्टी तो हमको चाहिए ही, ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो हम उसको अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाएंगे कैसे, करेक्ट। आगे देखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, हो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड चाहिए हमको। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका क्या फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, हाँ सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसे हमने पीबीआर 322 में देखा था उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफरेबल, ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल तो प्रॉपर्टी हमको चाहिए ही, हम उसको एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, हमें अपना डिजायर्ड डीएनए पहुंचाना है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी तो हमको चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, हमको डबल स्टैंडर्ड चाहिए, तो ये वाला तो हमारा आंसर हो जाएगा। एंड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, हाँ ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वेक्टर को मल्टीप्लाई भी करवाना है, वहीं के वहीं रेप्लिकेट कराना है, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज बन जाए, सो दैट वी कैन ट्रांसफर द डिजायर्ड डीएनए। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल पूछा है, तो जो हमने पढ़ा है सबसे पहला, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है वही है इसका आंसर, हिंद सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स, हमने दो टाइप के एंड्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है स्टिकी एंड्स, एक हमने पढ़ा है ब्लंट एंड्स। तो ब्लंट एंड्स का एग्जांपल हमको जो हमको याद रखना है वो है इको आर बी, जो इको R5 जो उसका स्ट्रेन है, वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हिम थर्ड, XHO, SAL1, ये सारे हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइन टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। अब ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अपना लाइगेज एंजाइम।
लाइगेज एंजाइम का काम ही होता है जोड़ने का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन पे काटने का काम कौन कर रहा है, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसके ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning। ऐसा कौन सा डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसपे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको क्लोनिंग के लिए लगाते हैं। तो क्लोनिंग के लिए हम कहाँ लगा रहे थे, वेक्टर का यूज कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा वेक्टर ऐसा है जो एक स्मॉल छोटे से पार्ट ऑफ डीएनए को ही अपना क्लोन करा पाता है। तो इसका आंसर है जो हमने पढ़ा है प्लाज्मिड। क्यों, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि अगर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ डीएनए हमने ले लिए, जो अगर हमने उसमें ऐड करा दिए, देन द प्रोसेस विल बिकम कम्बरसम या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा प्रोसेस। तो एक सिंपल प्रोसेस जहाँ पे हम एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन कराते हैं यूजिंग द वेक्टर, तो वो वेक्टर कौन सा होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 21, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए क्या कह रहा है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा यूज करते हैं। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जिसको हमें याद रखना है। ये रहा वो पैराग्राफ, ये रहा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम एक बार पढ़ ही लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं थी। Commonly used vector for human genome sequencing are BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC. BAC is a DNA construct based on the functional fertility plasmid F plasmid used for transforming and cloning in bacteria E. coli. And YAC are genetically engineered chromosomes derived from the DNA of yeast, Saccharomyces cerevisiae, which is then ligated into bacterial प्लाज्मा। बैक्टीरियल जो प्लाज्मा है उसमें इसको फिर लास्ट में जाके जोड़ दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपली कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा BAC एंड YAC, जो हमने अभी पढ़ा हमारे पैराग्राफ में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उनको सेपरेट करने के लिए, जो हमारा मल्टीपल प्लेटिंग्स है ना बेस्ड ऑन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वगैरह, तो वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा था। हमें दो कल्चर मीडियम ग्रो कराने पड़ते थे, फिर एक को किल करना पड़ता था, दूसरे जो उसमें किल नहीं किया उसमें से हमें फिर पिक करना पड़ता था। उसके अलावा फिर हमने एक और टेक्निक निकाली थी जिसमें हम यूज कर रहे थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के लिए फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जो कि जिसपे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नहीं, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया चाहिए। ओके, सो ये तो गलत हो गया। सेकेंड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, अगेन गलत। नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन रिकॉम्बिनेंट और अल्फा गैलेक्टोसाइडेज में ही। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, हाँ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में ही चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नहीं, इसमें ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का नाम गया है, हमें चाहिए, हमने यूज किया था अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो आंसर हमारे पास जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भू पीबीआर 322 का डायग्राम दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि द गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर पीबीआर 322। हाँ, which of the given options correctly identifies its certain components। कौन से components हैं जो इसने सही मार्क कर रखे हैं।
ओराई, ओराई के लिए कह रहा है ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक सेकेंड, हाँ, ओराई के लिए कह रहा है ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आरओपी के लिए कह रहा है रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सी ऑप्शन कह रहा है हिंद थर्ड इको आर वन सिलेक्टेबल मार्कर्स, हाँ, एंड AMPR एंड टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। हाँ, जो हमारे पास रीजन ऑफ ओराई होता है, रीजन ऑफ ओराई हमारा क्या था, रीजन ऑफ ओरिजिन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आरओपी रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसी हम कोई बात नहीं करते इसमें, ठीक है। हिंद थर्ड एंड इको आर वन सिलेक्टेबल मार्कर्स, नहीं, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं है, ये रिकॉग्निशन साइट्स है हमारी। ये क्या है, ये है रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। ये रिकॉग्निशन साइट्स है, ना कि हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं है, ओके। आगे देखते हैं, जो हमारा लास्ट ऑप्शन था वो हमारा सही था कि एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, जो बाद में ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करते हैं, ठीक है। हिंद थर्ड और इको आर वन हमारा रिकॉग्निशन साइट से, ना कि सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। 24th क्वेश्चन, ये कह रहा है अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, है ना, जो सिंगल न्यूक्लिक एसिड का सिंगल स्ट्रैंड है ना, उसको क्या कह रहे हैं हम, तो उसको हम कहते हैं प्रोब। वेक्टर हमारी टैक्सी है, सिलेक्टेबल मार्कर हमारा प्रेजेंट होता है, एक साइट होती है, ठीक है। प्लाज्मिड जो डीएनए है, जो जिससे हम ट्रांसफर कराते हैं वेक्टर का, वो है। प्रोब क्या होता है, प्रोब होता है वो न्यूक्लिक एसिड का सिंगल स्ट्रैंड, जिसको हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कराया है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 25, for transformation, microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of। हाँ, हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए काफी सारे मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें से ही एक मेथड हमने पढ़ा था जीन गन का। जीन गन को और क्या नाम देते हैं वो मेरे को बताना, ठीक है। तो वहां पे हमने किसका यूज किया था, हमने वहां यूज किया था गोल्ड और टंगस्टन का। उससे हमने हमारे जो डीएनए के पार्टिकल्स थे उनको कोट कराया था, एंड देन उसको हमने फायर किया था हमारे होस्ट पे, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, गलत क्या मैच हुआ है ना। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, हाँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि है ना, दो अलग अलग टाइप के सेल्स को हमने फ्यूज करा दिया, तो वहां हम यूज करते हैं इस टर्म को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस नहीं, वेक्टर डीएनए हमारा जो हम ट्रांसफर करा रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में टू कैरी द डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, तो वो हो जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स, हाँ, यही होता है माइक्रो प्रोपगेशन। कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर जब हम बढ़ते हैं तब वहां पे ये तीनों टर्म्स आती है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रो प्रोपगेशन और कैलस की। तो ये क्वेश्चन वहां से रिलेटेड है, लेकिन हमने देखा कि जो वेक्टर डीएनए है उसका इसने गलत मतलब दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 26 का। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो इज द सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए strand giving the base sequence on the opposite strands. What is so special about in it? अब बाकी का क्वेश्चन मैंने ऑप्शंस मैंने पढ़े नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस से कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था घा तक। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है बताना मेरे को। ठीक है, तो अपना आंसर तो यहीं से आ जाता है कि ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेस पेयर्स का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको आर वन। इको आर वन नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ पे को का क्या मतलब है, को का क्या मतलब है? ठीक है, इको आर वन में को का क्या मतलब है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें को का क्या मतलब है? कॉलन नहीं, सीलोम नहीं, कोएंजाइम नहीं, कोलाए हाँ। इको आर1 का मतलब यही था। एस्केरेशिया कोलाए जो ये बैक्टीरिया है उसका एस्केरेशिया का तो ई एंड कोलाए का को हम यहाँ पे इनिशियल्स यूज करते हैं टू नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा। आगे आगे 29th 29th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम, तो वहां पे क्लोनिंग जीन के लिए कौन सा हम वेक्टर यूज करते हैं? हमने ऊपर देखा था, उसने पहले पूछा था कि ह्यूमंस में, इसने ह्यूमंस का नाम दिया, अब ये हायर ऑर्गेनिजम्स का नाम ले रहे हैं। मतलब वही है कि जो एनिमल है, एनिमेलिया जो किंगडम है, वहां पे कौन सा हम वेक्टर यूज करते हैं? तो उसका आंसर हो जाता है रेट्रोवायरस, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी एबिलिटी है, उसके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टीज है टू इन्फेक्ट द एनिमल सेल। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स व्हिच। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ, यही हो गया हमारा आंसर। एंड सी द नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको आंसर दिख रहा है ना। हमको आंसर मिल चुका है अपना, फिर भी हम आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या गलत है। रिकग्नाइज द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हाँ, स्पेसिफिक सीक्वेंस तो रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, नहीं, वो खुद के काम के लिए करेगा ना, डीएनए लाइगेज के काम के लिए वो मेहनत क्यों करेगा? ठीक है, आगे कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, नहीं, वो उसके दूसरे के काम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के एंड से। अब ये एक टाइप का हो गया ना, कौन से टाइप का हो गया? एंड से। एंड से मतलब कॉर्नर्स में से, पेरीफेरी में से, तो वो उसका काम था एक्सोन्यूक्लियस का, ना कि एंडोन्यूक्लियस का। एंडोन्यूक्लियस का काम होता है विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, एंड में आ जाता है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद, कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसको प्लाज्मिड वेक्टर से जोड़ने का काम, ठीक है, लिंक करने का काम किसकी वजह से हुआ? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आंसर हमारा डीएनए लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants? क्रॉप प्लांट्स में, यानी जो हमारा अनाज हम खाते हैं, तो उन प्लांट्स में फॉरेन डीएनए को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सेम क्वेश्चन जो हमने लाइक एनिमल्स के लिए पढ़ा, वो अब प्लांट्स के लिए पूछ रहा है। तो हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक चीज हमने पढ़ी थी रेट्रोवायरस एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में हमने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेशियंस, जो कि ट्यूमर कॉज कर रहा था, है ना। तो फिर हमने उसका ट्यूमर वाला जीन निकाल दिया और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा दिया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन है कि आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, नहीं। आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ। फॉर लाइगेटिंग, लाइगेटिंग के लिए नहीं, तोड़ने के लिए काम हो रहा है। आर यूज इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज थोड़ी कर रहे हैं यार, डीएनए तो ऑलरेडी है हमारे पास। आर सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, यस। ये हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हमने एक्सट्रैक्ट ही यहीं से करे थे, हमने एक्सट्रैक्ट ही बैक्टीरिया से करे थे जब वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा था, किसके अगेंस्ट? बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है? मैनिपुलेशन मतलब दिमाग के साथ गड़बड़ी, है ना, मैनिपुलेट करना, जो काफी लोग होते हैं। ठीक है, बच के रहो। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, मतलब जो डीएनए है उसके दिमाग के साथ झोल झाल करने की जो हमारे पास क्षमता आई, जो हमारे पास सुपर पावर आई, वो किसकी डिस्कवरी से आई? वो आई हमारे उसकी डिस्कवरी से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और आंसर हो गया हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि जब तक हम काटे नहीं, जब तक हम काटना नहीं सीखते तब तक हम जोड़ना कैसे सीखेंगे? तो हम पहले काटेंगे, फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ही यही था। तो वो पहले स्टेप के लिए जो डिस्कवरी हुई वही रेवोल्यूशनाइज कर दी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग को। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अ म्यूटेंट स्ट्रेन T4 बैक्टीरियोफेज आर सेकेंड fails to lyse the E. coli. But when two strains R2X and R2Y are mixed, then they lyse the E. coli. What may be the possible reason? मतलब कह रहा है कि जो T4 बैक्टीरियोफेज का एक म्यूटेंट स्ट्रेन है आर सेकेंड, कोई भी है, ठीक है, वो ई कोलाई को बर्बाद नहीं कर पा रहा है। लाइस का मतलब होता है बेसिकली बर्बाद करना, ठीक है। तो वो ई कोलाई को बर्बाद नहीं कर पा रहा, लेकिन जब दो स्ट्रेन मिक्स कर दिए जाए आर सेकेंड एक्स एंड आर सेकेंड वाई, तो वो इक्वलाई को बर्बाद कर दिए, है ना। तो वो कैसे हुआ, एक और एक 11 कैसे बने, वो हम देखेंगे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस कह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज ट्रांसफॉर्म्स इन वाइल्ड, नहीं। वाइल्ड, भाई ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, इट इज नॉट म्यूटेटेड, म्यूटेटेड तो है ही ना। बोथ strains have similar cistrons, नहीं। इसका आंसर हो जाता है both strains have different cistron, जो उनकी सिस्टर्नी है, ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग तरीके से, ऐसा समझ लो कि दो अलग अलग टाइप के वॉरियर्स आ रहे हैं और उन्होंने ई कोलाई को अलग अलग तरीकों से हमला करा, जिससे वो उसको बर्बाद कर पाए, वरना उस मतलब उसको लाइस कर पाए, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड होता है उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, क्योंकि डीएनए तो होता नहीं, ये प्रोकैरियोट है ना। हमको डीएनए बोलेंगे नहीं, उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल है वो होता है प्लाज्मिड, जो कि सर्कुलर हमने देखा था एज द केस ऑफ TBR 322। अगेन सेम क्वेश्चन कि प्लाज्मिड होता क्या है ना। तो प्लाज्मिड होता क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट्स एज वेक्टर, पहला ऑप्शन, है ना। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए नहीं है, डीएनए का फ्रैगमेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है, वो जो हमारा वेक्टर की तरह काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज जीन क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड्स ही अच्छे एक वेक्टर क्यों साबित होते हैं? ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन है। अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि these are small circular DNA, हाँ। which can integrate with host chromosomal DNA, नहीं। host chromosomal DNA से जाके जाकर ये इंटीग्रेट नहीं होते, बल्कि ये फॉरेन डीएनए से इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है।
These are small circular DNA with their own replication origin site. हाँ, इनके पास खुद की वो एक रेप्लिकेशन साइट होती है जो कि होता है रीजन ऑफ ओराई। दोनों चीजें सही है इसमें तो। ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि these can shuttle between prokaryotic and eukaryotic cell। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि these often carry antibiotic resistance genes। हाँ, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं लेकिन वो सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करते हैं। उसका एक सूटेबल वेक्टर होने के लिए सबसे पहले उसके पास एक रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए खुद की। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास चला जाता है बी ऑप्शन, जो कि सही है। ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय। इनिशिएशन को छोड़ के बाकी सारे जो प्रोसेसेस है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अरे भाई, जब हमारा बैक्टीरिया जीन के साथ काम कर रहे हैं तो कंट्रोल भी तो बैक्टीरिया का जीन ही करेगा। तो आंसर चला जाएगा बैक्टीरियल जीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सा टर्म है? म्यूटेशन, प्लाज्मिड, प्लास्टिड या हेटेरोसिस। प्लाज्मिड होता है, प्लास्टिड तो हमारे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट वाली चीजें होती है। ठीक है। चलते हैं आगे। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 41 जो कि कह रहा है हमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन बाय क्लीविंग द प्रो डीएनए। जो पहले वाला डीएनए था उसको तोड़ के। किससे तोड़ के? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ के। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज कर रहे हैं डीएनए को तोड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज सी। अगेन क्वेश्चन सेम ही आगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इवॉल्व हो किस क्यों पाई? कि जब हमने डीएनए को तोड़ना सीख लिया। और कहाँ, किससे तोड़ना? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, फोर्थ में। कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्योरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। मतलब इन विट्रो जब हम लैब के अंदर हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम बैक्टीरिया से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके डीएनए को तोड़ के हमारा डिजायर्ड काम करा सकते हैं। इसी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग इवॉल्व हो पाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हैं जो बहुत काम के हैं? बिना ऑप्शन देके बताओ एक बार। एक तो भाई हमारा आता है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारा पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है एस्केरेशिया। ई कोलाई अगेन हमारा एक वेक्टर की तरह ही काम आता है। तो हमारे पास एस्केरेशिया, इकोलाई वाला एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूली फैशियंस। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके क्वेश्चंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें पढ़ना है, जो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं वो करने हैं हमारे सेकंड टॉपिक, जिससे थोड़े से क्वेश्चंस आए थे पर इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी थ्योरी की बात करें तो वो हम ऑलरेडी हमारे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा तो एक बार पहले देख कर आना और पढ़ के आना। ठीक है। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक में दिया हुआ है वो किस बारे में है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन करा रहा है। जीन एम्प्लीफिकेशन करा रहा है तो कौन सा मेथड यूज करेगा? पीसीआर टेक्निक यूज करेगा। पीसीआर टेक्निक में, ठीक है, इफ if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? PCR के तीन बेसिक तीन जो ओवरऑल स्टेप्स थे वो हमने पढ़े थे। पहला था डीनेचुरेशन, दूसरा था एनीलिंग एंड जो लास्ट था वो था एक्सटेंशन। ठीक है। मोरलेस सबसे मोटे मोटे यही जो हम तीन स्टेप्स पढ़ते हैं। पहले स्टेप में ही हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा डीएनए है उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने का काम जहाँ पे हो रहा है वहां पे हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। और वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, डी नेचुरेशन। डी नेचुरेशन वो स्टेप है। ठीक है। अब पूछ ही यही रहा है कि ना हाई टेम्परेचर को अगर नहीं मेंटेन करा तो कौन सा अफेक्ट होगा? अरे भाई, सबसे पहला ही अफेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहला ही नहीं होगा तो बाकी सारे तो ऑलरेडी अफेक्टेड रहेंगे। लेकिन सबसे पहला जहाँ पे हमको तोड़ना है, जब टूटेगा ही नहीं तो काम शुरू ही नहीं होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है, ठीक है। पीसीआर के हमने एप्लीकेशन शॉर्ट में पढ़े थे कि क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है। उन्हीं में से एक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्यों? हम एक छोटा सा सैंपल लेकर आते हैं डीएनए का, फिर उसको एम्पलीफाई कराते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है। बीमारी सच एज एचआईवी इन्फेक्शन के लिए भी हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है जीन एम्प्लीफिकेशन। ऑब्वियसली काम ही जीन एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, तो ये तो आना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। नहीं, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन में आता है, जो कि आता है हमारा सारे प्रोसेसेस का लास्ट स्टेप, जो कि होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। हाँ, जीन एम्पलीफाई होगा तो उसमें हमें जो जो गलतियां हैं वो दिख जाएगी, तो जीन म्यूटेशन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन हम पीसीआर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। चिल्ड एथेनॉल हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए में देखा था। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अरे जब आइसोलेशन ऑफ डीएनए ठंडी डाल यानी चिल्ड एथेनॉल डालने से क्या निकलेगा? डीएनए ही तो प्रेसिपिटेट आउट होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स का सही सीक्वेंस क्या है? हमने देखा था पहले तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर खींचेंगे। जो सबसे पहले तोड़ना यानी डीएनए को ब्रेक डाउन। जो डीएनए को तोड़ने का काम कर रहा था हाई टेम्परेचर पे, वो स्टेप को क्या कहा था हमने? डीनेचुरेशन। फिर हमने उसको जोड़ा था, क्या जोड़े थे उसके अंदर? प्राइमर्स जोड़े थे, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़े थे, ठीक है। उस प्रोसेस को नाम दिया था हम, उस स्टेप को नाम दिया था हमने एनीलिंग। एंड लास्ट हमारा जब हम डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज डाल के हमने उसको एक्सटेंड कराया था, उस स्टेप को हमने नाम दिया था एक्सटेंशन का। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 47 क्वेश्चन हो गया। 48 क्वेश्चन पे आ जाओ। 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं हमें, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। नहीं, एम्प्लीफिकेशन के लिए नहीं उसको, बल्कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको अलग अलग करने के काम में आता है, ठीक है। फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। द पॉलीमरेज एंजाइम्स जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए। नहीं, पॉलीमरेज का काम पॉलीमराइजेशन का होता है। जो जॉइनिंग का काम होता है वो हमारा लाइगेज एंजाइम का काम होता है, ठीक है। Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzymes of optimum conditions। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम था हमारा डाइजेस्ट करना एट ऑप्टिमम कंडीशन, जो हम आर्टिफिशियली मेंटेन करा रहे थे। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो डी ऑप्शन है, पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, ये दोनों चीजें ही अलग अलग है और पीसीआर का काम एम्प्लीफिकेशन का था, ना कि इसका, ठीक है। हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? इन अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, मैंने ऊपर बोला था अभी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स का क्या काम हो रहा है? टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री। अरे नहीं नहीं, बैक्टीरिया तो हमारा बेचारा वेक्टर है, उसी को बैक्टीरिया हमारा वेक्टर से भी मतलब वेक्टर भी है, होस्ट भी है, तो उसको मार दोगे तो भी काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। टू डिटेक्ट एलियन डीएनए। नहीं, एलियन डीएनए का कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे देखो, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू होस्ट प्लांट। नहीं, हमें उसका इसमें अभी कोई काम नहीं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट आ जाता है सिलेक्टेबल मार्कर्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करती है, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करना है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि इसमें चारों में से सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा पीसीआर, और
इन ऑप्शंस में देखें तो पीसीआर का मैंने अभी आपको बताया था कि एम्प्लीफिकेशन में, तो एम्प्लीफिकेशन के हम कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं कुछ डिजीजेस का। उनमें से ही एक डिजीज का मैंने नाम दिया था एचआईवी इन्फेक्शन का, तो यही इसका ऑप्शन हो जाता है। तो डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो हम बाकी के भी एक बार मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या है। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आता है। ठीक है, एडेनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी भी जिसको बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं जीन थेरेपी को। एंड जो लास्ट है हमारा आरएनएआई, वो हमारा सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। विजुअलाइज किसकी हेल्प से करते हैं? तो विजुअलाइज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए इथेरियम ब्रोमाइड और दूसरा चाहिए हमें यूवी रेडिएशन। दोनों ही हमें हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। इसके साथ कौन सा कलर आएगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, लास्ट लास्ट तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को लेके यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन। ठीक है, तो उसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स करेक्ट टिक करने हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? पहला कहता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सो इट इज लोडेड ऑन, सो हाँ नेगेटिवली चार्ज है, ये तो सही बात है। सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, नहीं एनोड टर्मिनल की तरफ तो वो मूव करके जाता है। हम इसे कैथोड टर्मिनल जहाँ पे वेल्स होते हैं वहां पे डालते हैं, क्योंकि जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जब मूव करेगा तब वो धीरे धीरे अलग अलग अपने साइज के हिसाब से फ्रैगमेंट्स में टूटता चला जाएगा, और ऐसे ही हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रैवल अलोंग विद द सरफेस ऑफ जेल्स whose concentration does not affect the movement of डीएनए। अरे मूवमेंट तो अफेक्ट ही नहीं करेगी तो अलग अलग कैसे होंगे? ठीक है, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स थ्रू इट। हाँ, कि जितना छोटा साइज होगा डीएनए का वो उतनी ही दूर जाके गिरेगा। ये हमने देखा था कि जो सबसे पतला है, जो सबसे छोटा पार्ट है डीएनए का, वही सबसे ज्यादा दूर भाग सकता है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। डायरेक्टली नहीं, पहले हमें इथेरियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करना पड़ेगा, है ना। इसी इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन को छोड़ के सारे गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 अगेन सेम क्वेश्चन है कि पीसीआर का हमें करेक्ट स्टेप जो ऑर्डर है वो बताना है। तो वो हमने देख लिया था, सबसे पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे फिर खींचेंगे। तोड़ना जोड़ना खींचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। इसके लिए हमने नाम दिया था जो हमने ऊपर भी देख लिया था, तो क्या जो कि है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन अगरस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा कि जो जितना छोटा होगा वो उतनी दूर भागेगा और जो जितना ज्यादा बड़ा होगा वो कम दूर जाएगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसकी तरफ जाता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फादर इट मूव्स, नहीं, उतना कम मूव करेगा। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फादर इट मूव्स, यस, ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू द फादर एंड, अरे पॉजिटिवली चार्ज थोड़ी है, नेगेटिवली चार्ज है हमारा डीएनए तो। एंड नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, जब मूव नहीं करेगा तो सेपरेट कैसे होंगे? ठीक है, हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। टैक पॉलीमरेज पे क्वेश्चन आ गया। टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे ऑब्टेन होता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है जिससे हमें टैक पॉलीमरेज मिलता है, जो कि थर्मोस्टेबल होता है, यानी वो हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहता है, खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a component of downstream processing? अब downstream processing में हमने दो चीजें तो पढ़ी हुई हैं कि सेपरेशन होता है और प्योरिफिकेशन होता है। अब ये मत सोचो कि प्रेजर्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा। प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन तो भाई करना पड़ेगा और लास्ट में ही करना पड़ेगा जब हमें प्रोटीन मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, तो हमारा आंसर चला जाएगा डी, यानी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। Question number 59. Question number 59 कहता है कि stirred tank bioreactors have been designed for। stir tank, मैंने जब पढ़ा है, जब मैंने बात करी थी कि stir tank, इसके नाम से समझो, इसमें stir है, मतलब हमें उसको घोलना है, stirrer इसमें आता है ना। तो उसका काम क्या होता है कि उसमें एक एरोबिक कंडीशंस क्रिएट करा दे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा दे, ताकि हमारे पास जो कल्चर मीडियम है वो ग्रो हो सके और हमें अपना डिजायर्ड प्रोटीन मिलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं। प्योरिफिकेशन नहीं, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स अगेन डाउनस्ट्रीमिंग का पार्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, हाँ यही हमारा आंसर है। और लास्ट ऑप्शन क्या था? इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन, नहीं बल्कि एरोबिक कंडीशंस मेंटेन कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक वैसे तो हमारे चैप्टर में नहीं है, बट एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्योंकि एक बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो उसके लिए याद रख लेना कि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ब्लोटिंग होती है और ऑटो रेडियोग्राफी होती है, जिससे हम हमारा काम में लेते हैं, है ना। और इसमें इन विट्रो मतलब क्लोनल प्रोपगेशन भी होता है, जिसमें हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, पीसीआर और आरएपीडी। ठीक है, लेकिन जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है उसमें हम पीसीआर का कहीं भी यूज नहीं करते, इसलिए आंसर हमारा चला जाएगा पीसीआर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन, जो मैंने अभी अभी बोला, ठीक है, इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन में हमारे पास दो टेक्निक्स यूज करते हैं हम, पीसीआर एंड आरएपीडी। अगेन एक इन्फॉर्मेशन है जो केवल याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि DNA fragments generated by the restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by, separation का क्वेश्चन, सेपरेशन जहां मैंने सेपरेशन बोल दिया वहां पे आपका आंसर चला जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये किसके मेथड्स है? अब ये हम मेथड्स पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, अब ऑप्शंस एलिमिनेट करो कि स्टडी ऑफ एंजाइम्स नहीं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि जीन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम क्या देख रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, सिलेक्टेबल मार्कर्स थे, उन सब की बात करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की स्टडी थोड़ी कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं, डीएनए सीक्वेंसिंग में हम यूज नहीं कर रहे, बल्कि इसी का एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन जो कि है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे हम इन दोनों टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज। फिर से डीएनए पॉलीमरेज पे क्वेश्चन आ गया। डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, टैग पॉलीमरेज से मिलता है, मतलब टैग पॉलीमरेज का फॉर्म होता है, और टैग पॉलीमरेज होता है हमें थर्मल एक्वेटिकस से। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन कहता है कि इट इज यूज टू लाइगेट, नहीं लाइगेज एंजाइम का काम होता है वो। इट सर्व्स एज सिलेक्टेबल मार्कर, नहीं वो हमारे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स थी उनका काम होता है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नहीं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, हाँ यही तो एक प्रॉपर्टी थी जिसके लिए हमने इसको यूज किया था, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन बोल रहा है कि एगरोज जेल सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, वो कहाँ काम आता है? अरे भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है, कितनी बार पूछोगे। ठीक है, 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस दिख रहे होंगे, प्रिजर्वेटिव्स नहीं, प्यूरिफिकेशन नहीं,
एनारोबिक नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी वैसा ही है जैसे हमने ऊपर दो क्वेश्चंस करे थे, तो वो आरएपीडी वाला और क्लोन प्रोपगेशन में। ठीक है। और सडन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। वैसा ही ये एक क्वेश्चन है जिसकी सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि एक बार आया है, ना पहले कभी आया ना बाद में कभी आया है। ठीक है। पॉलीथीन पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड वो किस लिए यूज होता है? वो हमारा यूज बायोडीजल प्रोडक्शन नहीं, सीडलेस नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। ये एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। वहाँ हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड का यूज करते हैं। जस्ट इन केस रिपीट हो जाए याद रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे है, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक बन चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर के वो सब कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो टूल से हो या वो प्रोसेसर से हो। हमने एक चीज एक ट्रेंड नोटिस करा है इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुए हैं तो मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।